हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का संयुक्त विशेषांक जिसका नाम है प्रलय। हर वस्तु की तरह संसार के भी जन्म के समय ही उसके विनाश का दिन तय हो गया था। इस दौरान कई भयंकर आपदाएं आई, कई युद्ध हुए, लेकिन संसार हर बार बच गया। पर वह दिन कभी ना कभी तो आना ही है और शायद वह दिन आज ही है, क्योंकि आज राजनगर को अपना युद्ध स्थल बनाकर मानव और नाग आपस में टकराने जा रहे थे और इन दोनों सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे दो तूफान, मानवों का ध्रुव और नागों का नागराज। मेरे मित्र नाग राजनगर में जो कुछ भी करना चाहते हैं उन्हें वह करने दो ध्रुव, वरना संसार भर में प्रलय आ जाएगी। ये नाग राजनगर में आतंक फैला रहे हैं, हर जगह ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं और ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं सीखा है। हम इन नागों को रोक कर ही रहेंगे। ऐसा करने से अगर आ जाती है तो आ जाए प्रलय। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा जी। किसी भी मेट्रो शहर की रातें जितनी रंगीन होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में डूबे सुनसान रास्तों पर कई शिकारी घात लगाकर बैठे होते हैं। महानगर भी ऐसी ही मेट्रो सिटी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे दृश्य अक्सर ही नजर आते हैं। खून से लथपथ एक व्यक्ति अपनी जान बचाने को भाग रहा है और उसकी जान लेने को उसका शिकार पल प्रतिपल अपने शिकार के पास आता जा रहा था। पर यह दृश्य कुछ अनोखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सामान्य मानव नजर नहीं आ रहा है। अधिकतर लोग यह दृश्य देखकर खौफ खाने या भाग खड़े होने से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन महानगर की सड़कों पर घूमते कुछ प्राणी इससे कुछ ज़्यादा करते हैं। वे तुरंत अपने स्वामी को मानसिक संकेत भेजकर सूचित करते हैं और लगभग तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाता है उनका स्वामी नागराज, जिसने इस पृथ्वी से आतंकवाद और अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की शपथ ली है। अरे, यह व्यक्ति तो बुरी तरह से घायल हो गया है, पर यह क्या इसके शरीर में बदलाव आ रहा है? यह अपना रूप बदल रहा है। हे देवकालजयी, यह तो एक इच्छाधारी नाग है और वेशभूषा से है नागद्वीप का नाग लग रहा है। इस पर हमला करने वाला भी इच्छाधारी नाग है, लेकिन ऐसे नाग को मैंने कभी नहीं देखा है। खैर, यह बाद में सोचूंगा। पहले तो मुझे नागद्वीप वासी की जान बचानी है। दूर हटो तुम। अरे, यह तो विषपूत है, महात्मा कालदूत के विश्वास पात्र। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम पर यह विचित्र नाग हमला क्यों कर रहा था? मैं नागराज का कालदूत नागद्वीप विषपूत अपनी बात पूरी नहीं कर सका, क्योंकि उसी पल उसके गले से आकर कुछ टकराया और उसका गला पके फल की तरह फट पड़ा था। ओह विषपूत, मुझे कुछ बता पाने से पहले ही शहीद हो गया। अब उसके अधूरे जवाब को पूरा करेगा उसका कातिल, यह विचित्र सर्प। मैं इसको भागने नहीं दूंगा, परंतु इसको काबू में कर पाना इतना आसान नहीं लगता है। विषपूत जैसे शक्तिशाली इच्छाधारी नाग को जिसने इतनी आसानी से खत्म कर दिया, वह कोई विषण नाग ही हो सकता है। अभी तक तो मैं यह भी नहीं समझ पाया कि इसने आखिरकार विषपूत को मारा क्यों है। इसको बहुत जल्दी काबू में करना पड़ेगा। पहला वार नागराज ने ही किया, लेकिन दूसरा वार कर पाने का मौका उसको मिल नहीं पाया। तेरी शक्ति के विषय में मैं जानता हूँ नागराज, पर तू मानव है और मैं विश्व हूँ, यानी विषाक्त अश्व नाग। शारीरिक शक्ति में एक मानव अश्व की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। और मेरी दूसरी शक्तियों के बारे में तो तूने कभी सुना ही नहीं होगा। ले, खा मेरे वार और चिल्ला। अरे, यह अपने शरीर से जहर की पोटलियाँ छोड़ता है, लेकिन इसके जहर से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ओह, इस जहर ने तो मुझे जला कर रख दिया। पर यह कैसे हो सकता है? सोचता रहे नागराज, सोचता रहे, शायद मरने से पहले तुझे कुछ समझ में आ जाए। इतना तो समझ में आ गया है विषपूत की तूने कैसे मारा है, लेकिन अभी तक यह जानना बाकी है कि विषपूत को तूने क्यों मारा है। अब या तो मुझे अपने आप यह राज बता दे, या फिर मौत के बाद की दुनिया देखने के लिए तू तैयार हो जा। यह भी एक नाग है, इसलिए इसको काबू में करने के लिए मुझे विष पुकार का अधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा। वैसे तो एक आम आदमी इतनी मात्रा से मर जाता है, लेकिन पर यह तो मर गया। आश्चर्य, ऐसा सर्प जिसका जहर मुझ तक को जला दे, पर वह इतनी सी विष पुकार से कैसे मर सकता है? बात जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जरूर नागद्वीप या महात्मा कालदूत पर कोई मुसीबत आई है, जिसके बारे में मुझे बताने विषपूत यहाँ पर आया था, लेकिन उसको यह विचित्र सांप विषाक्त ने मार डाला। पर क्यों? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुझे नागद्वीप जाना होगा, पर वहाँ जाने से पहले मुझे अपने दुश्मन की ताकत को समझ लेना चाहिए।
नागद्वीप में आई समस्या फिलहाल उतनी गंभीर नहीं थी जितनी नागराज समझ रहा था। अजीब परेशानी है। इतने दिनों से हम इस वृद्ध के होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि हमको अपने बारे में और नागराज से अपने संबंध के बारे में कुछ बता सके। और अब जो है यह होश में आया है तो अपनी याददाश्त खो बैठा है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, उसकी पहचान के लिए हम नागराज को यहाँ बुला ले। क्योंकि बेहोश होने से पहले इतने नागराज का नाम और एक पता बताया था, इसलिए मैंने विषपूत को उस पते पर भेजा था ताकि वह नागराज को मेरा संदेश दे सके। पर अब तक ना तो विषपूत वापस आया है और ना ही उसने कोई मानसिक संकेत भेजा है। मुझे तो अब चिंता हो रही है। महात्मा कालदूत को खतरे का आभास गलत नहीं हो रहा था, क्योंकि खतरा नागद्वीप के सिर पर मंडरा रहा था। हमारी किस्मत अच्छी थी विषधर, जो हमको इस बात की भनक लग गई कि कालदूत एक नागमानव को नागराज को बुलाने के लिए भेज रहा है। खबर मिलते ही मैंने अपने एक वफादार को उस नागमानव को खत्म करने के लिए भेज दिया था ताकि यह खबर नागराज तक ना पहुंच सके। ठीक किया आपने, वरना अगर नागराज यहाँ पर आ जाता तो हमारी योजना खटाई में पड़ जाती। लेकिन अब तक तो आपके विश्वास पात्र को खत्म करके यहाँ पर उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, उसके अब तक वापस न आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि विश्वास खुद ही खत्म हो गया हो, लेकिन वह नागमानव अब तक वापस नहीं आया, यानी वह भी खत्म कर दिया गया है। पर विश्वास को नागराज के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। जरूर नागराज विश्वास से टकरा चुका है, और अगर ऐसा है तो शायद नागराज यहाँ भी आता ही होगा। ओह, तब तो हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती है। हिम्मत मत हारो, बस इतना याद रखो कि अब हमको काम बहुत जल्दी करना है। तुम मुझे कालदूत की गुफा तक पहुंचा दो और फिर आज रात को ही कालदूत को खत्म करके तुमको नागद्वीप का सर्वेसर्वा बना दिया जाएगा। सच, कालदूत के खत्म होने के बाद मुझे किसी का डर नहीं रह जाएगा। पर भूलना मत, कालदूत को खत्म तभी किया जाएगा जब तुम पहले मेरा काम कर दोगे। याद रखना, नागराज नागद्वीप पर जाने से पहले स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना चाहता था, और इसके लिए उसको कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो उसको सिर्फ स्नेक पार्क के डायरेक्टर करुणाकरण से ही मिल सकते थे। ऐसा अद्भुत नाग सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। नागराज सांपों के जहर में मुख्यतः एल्कलॉइड यानी क्षारीय तत्व होते हैं। ये तत्व जब किसी के खून में मिल जाते हैं तो इनके कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है। लेकिन इस इच्छाधारी सांप के अंदर जो जहर है, इसमें मुख्यतः क्षारीय तत्व नहीं बल्कि अम्लीय यानी एसिड तत्व है, और क्षार तथा अम्ल एक दूसरे के शत्रु होते हैं। ओह, इसलिए शायद इसका जहर विषपूत के लिए घातक सिद्ध हुआ, परंतु मेरे शरीर में जहर की मात्रा अधिक थी, इसलिए मेरा जहर इसके लिए घातक सिद्ध हुआ। विषपूत ये कौन है? खैर छोड़ो। संक्षेप में इतना समझ लो नागराज की इस नाग की शक्ति तुम्हारी शक्ति की काट है। अगर तुम्हारे शरीर में बह रहे जहर को पॉजिटिव मान लिया जाए तो इसका जहर नेगेटिव होगा, और सभी जानते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो चारों तरफ तबाही तबाही फैल जाती, प्रलय आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नेगेटिव नागों ने नागद्वीप पर हमला किया हो और इसी कारण से महात्मा कालदूत ने विषदूत को भेजकर मुझसे मदद मांगी हो। मुझे बिना एक भी पल खोए नागद्वीप पर पहुंचना ही होगा। लेकिन नागद्वीप पर मुसीबत टूट पड़ी थी, और यह मुसीबत एक एक कदम बढ़ाते हुए महात्मा कालदूत की गुफा तक भी पहुंच चुकी थी। महात्मा कालदूत एकाएक चौंक उठे। अरे, यह आवाज़ कैसी? कौन है वहाँ बाहर? मैं हूँ कालदूत। हालांकि हम सैकड़ों साल बाद मिल रहे हैं, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे अब तक भूले नहीं होगे। सच है ना कालदूत? तू यहाँ तक कैसे पहुँच गई? विशाला, तू यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारे नागद्वीप में कई गद्दार नाग है कालदूत। उनमें से एक नाग तांत्रिक विषधर मुझसे टकरा गया। वह ना जाने क्यों तुमसे बचकर कहीं सुरक्षित जगह पर छिपना चाहता था। उसी ने तुम्हारा जिक्र किया और मुझे खुद यहाँ तक ले आया। वह ओह, समझा, पर क्यों? ताकि मैं तुमको मारकर उसको नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग बना दूं। बस वो मूर्ख यह नहीं जानता कि तुमको शक्तिहीन करना तो संभव है, पर मारना नहीं। चलो, इतना तो तुमको सैकड़ों वर्षों बाद भी याद है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? सैकड़ों वर्ष पहले हम साथ थे कालदूत। तुमने हमारी जाति के साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरी जाति के सर्पों को नष्ट कर दिया, और वहाँ से तुम मेरी एक कीमती चीज़ भी उठा लाए थे। मैं वही चीज़ वापस लेने आई हूँ। वह चीज़ तुम्हारी नहीं थी विशाला, और ना ही तुम्हारे किसी काम की थी, और तुम्हारी जाति के सर्पों को नष्ट करके मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी। लेकिन वे सर्प पृथ्वी से अन्य प्रजातियों का संहार करके खुद राज करना चाहते थे, इसलिए मुझे उनको मारना पड़ा। तुमको तुम्हारे एक सेवक के साथ मैंने सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी जाति की विलुप्त प्रजाति में गिनती ना हो। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि
तुमको जिंदा छोड़कर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। तुम अभी भी अन्य प्राणियों के लिए खतरा हो। आज मैं विसेला नाम के खतरे को दूर करके ही रहूंगा। ले विशाला, संभाल मेरी इस पुकार को। तुम भूल रहे हो कालदूत की हमारी शक्तियाँ एक दूसरे की विपरीत शक्तियाँ हैं। तुम्हारी विश्व पुकार को मेरी विश्व पुकार निष्क्रिय कर देगी। लेकिन पहले 150 साल में मैंने साधना के द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त की हैं उनकी काट तुम्हारे पास नहीं है। ले मेरे विश्व अंगारों को झेल कर देख अब तू। कालदूत को विसेला से ऐसे खतरनाक हमले की आशा नहीं थी। उसने बचने की कोशिश तो करी लेकिन वह बच ना सका। 3 विष अंगार कालदूत के तीनों माथों पर आ चिपके और कालदूत के मुंह से 3 चीखें एक साथ उभरी थी। उफ, यह नरक की अग्नि है कालदूत। यह तेरी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देगी और उसके बाद तू जिंदा तो रहेगा लेकिन मुर्दे से भी गुजरी स्थिति में रहेगा। आह, हम अपनी साधना शक्ति से जल्दी इसकी काट ढूंढ लेंगे दुष्ट। मैं तुमको उतनी देर का समय नहीं दूंगी कालदूत। कालदूत की गर्दन पर शिकंजे कसने लगे थे और साथ ही साथ वेदाचार्य की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। मैं कौन हूँ यह तो मुझे भी याद नहीं, पर मुझे बचाने वाले यह महापुरुष कौन है यह मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी शारीरिक तरंगों से मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है कि यह पुरुष न्याय का रक्षक है और यह स्त्री दुष्ट है और इस वक्त पाप और पुण्य पर भारी पड़ रहा है। मुझे इस महापुरुष की सहायता करनी चाहिए। विसेला की शारीरिक तरंगों को अपने मस्तिष्क में रडार की तरह पकड़ते वेदाचार्य विसेला की तरफ लपके और वेदाचार्य की तरफ से असावधान विसेला भारी और थोड़ा सा गुस्सा खाकर पलट गई थी। इस व्यवधान ने कालदूत को बचाव करने का मौका दे दिया क्योंकि उसकी गर्दन पर कसे शिकंजे अब खुल चुके थे। विसेला के अनुसार यह नरक की अग्नि है, यानी इसको यज्ञ का अभिमंत्रित जल बुझा सकता है क्योंकि इस जल में देवों का आह्वान किया गया है। कालदूत को बचाने की प्रक्रिया में वेदाचार्य ने अपने आप को खतरे में डाल दिया था। तूने विशाला पर वार करने की जरूरत की है बूढ़े, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विशाला का करारा वार खाकर वेदाचार्य का मस्तिष्क अंधेरी की गहराई में डूबता चला गया था और एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए थे कालदूत और विशाला। तुमने मेरी शक्तियों का सही मूल्यांकन नहीं किया था विशाला। तू पहले से अधिक शक्तिशाली और दुष्ट हो गई है। आज मैं तेरे जीवन को यहीं समाप्त कर दूंगा। विद्युत को भी मार कर देने वाली गति से लपका काल सर्पी और उसकी मजबूत कुंडली में कैद हो गई थी विशाला। अफ, यह मुझे अपनी कुंडली में कसकर पीस डालना चाहता है, लेकिन इसके ऐसा कर पाने से पहले ही मैं इसको अपने विष से गला दूंगी। ऐसा कर पाने से पहले ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चिड़चिड़ा अगर चल पाता तो विशाला को अवश्य ही चीर डालता। अरे यह क्या, यह तो तांत्रिक प्रहार था। कालदूत पर किसने यह प्रहार करने का साहस किया है? मैंने कालदूत विषधर, तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? बुढ़ापे में तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है कालदूत। मैंने अभी अभी तुमको बताया था कि विषधर ही मुझे यहाँ लेकर आया था। दरअसल तुम्हारी गुफा के बाहर के सर्प सैनिकों को भी इसी ने मारा है और जैसा कि तुम देख सकते हो इसको अपने साथ लाना मेरे लिए काफ़ी काम आया। इसने मुझे इतना वक्त दे दिया कि मैं अपने विष से गले तुम्हारे काल सर्पी को तोड़ सकूं। काल सर्पी तोड़कर तो हमको रोक नहीं सकती है विशाला। तो कालदूत की तंत्र शक्तियों के सामने टिक नहीं सकती है। तो मुझे ज़्यादा देर टिकने की जरूरत भी नहीं है कालदूत, क्योंकि मैंने तुझे मात देने का रास्ता ढूंढ लिया है। तेरी शक्तियों का राज है तुम तीनों की शक्तियों का संयुक्त रूप में होना, और यह संयुक्त रूप तुम अपनी इच्छाधारी शक्तियों से बनाए रखते हो। अगर मैं अपनी विपरीत इच्छाधारी शक्तियों से तुम्हारी इच्छाधारी शक्तियों को काट दूं तो तू 3 अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा और तेरे 3 भाग होने से तेरी शक्तियाँ भी 3 भागों में बट जाएगी। अब तुझे एक एक करके प्राप्त करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। विशाला ने अपनी इस अप्रत्याशी योजना से कालदूत को मात दे दी थी। वाह, कमाल कर दिया आपने देवी विशाला, कालदूत को परास्त कर दिया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आज से नागद्वीप का राजा हूँ, नागद्वीप का सबसे शक्तिशाली नाग। अभी नहीं विषधर, बिना मेरा काम पूरा किए तू राजा नहीं बन सकता है। आओ मेरे साथ, हम जिस चीज की तलाश में आए हैं उसको कालदूत जरूर गुफा के अंदर ही रखता होगा। विषधर के साथ साथ विशाला कालदूत की गुफा के अंदर बढ़ती चली गई, जहाँ तक आपने पहले कभी नहीं गया था। जब तक कि उसे वह चीज नहीं दिखाई दी जिसे उसकी तलाश थी। मिल गया, वह रहा अमर सफीक। उफ, यह क्या है देवी? ऐसी वस्तु तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। यह कालदूत की शक्ति का स्रोत है विषधर। तुम्हें इसी को लेकर अंडमान स्थित मेरी बलि वेदी पर रखकर आना है, क्योंकि इस स्फटिक को सिर्फ वहीं पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जल्दी करो, अगर कोई नाग कालदूत से मिल आ गया तो
मामला गड़बड़ हो जाएगा। अपनी महान शक्तियों के बावजूद भी मैं पूरे नागद्वीप से एक साथ निपट नहीं सकती हूँ। अब यह स्फटिक उठाओ और यहाँ से तुम निकल लो। नागद्वीप से बाहर निकलने तक विशाला और विजर के सामने कोई अवरोध नहीं था। अब तुम यह स्फटिक लेकर तुम मेरी गुफा की तरफ रवाना हो जाओ। विजर वक्त बहुत कम है, मैं निकल जाऊँ अकेला? आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? नहीं, मुझे यहीं रुकना होगा, क्योंकि अगर नागराज यहाँ तक पहुँच गया तो उसको नागद्वीप पहुंचकर कालदूत से मिलने से रोका जाए, वरना हमारी सारी योजना चौपट हो जाएगी। अब जाओ। योजना? इसकी योजना क्या है? जाने दो, अगर पूछा तो कहीं क्रोध में है मुझे ही न मार डाले। वैशाला की योजना से अनजान विजर अपनी तंत्र शक्तियों से अंडमान की तरफ रवाना हो गया, पर उसकी बदकिस्मती से नागद्वीप से अंडमान जाने का सबसे छोटा रास्ता राजनगर होकर ही जाता है, और राजनगर में घुसने के बाद और निकलने से पहले हर अपराधी को एक चट्टान से टकराना पड़ता है, एक ऐसी अड़िग चट्टान से जिसको आज तक अपराध की एक भी लहर पार नहीं कर पाई थी, और वह चट्टान है सुपर कमांडो ध्रुव। राजनगर के सुनसान तटों से आज कल काफ़ी तस्करी हो रही है, और 80 किलोमीटर लंबे तट पर एक साथ नज़र नहीं रखी जा सकती, इसलिए मेरी कमांडो फोर्स ने राजनगर के सुनसान हिस्से में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिए हैं, जो स्टीमर या जहाज जैसे किसी चीज़ के तट के नज़दीक आते ही सिग्नल भेजने शुरू कर देते हैं। अभी आ रहे ऐसे ही सिग्नल यह बता रहे हैं कोई शिप सेंसर नंबर 33 और 34 के बीच आकर रुकी है। अब समस्या सिर्फ एक ही है कि तट का वह हिस्सा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा तो शायद शिकार मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे शॉर्टकट से जाना होगा, तभी मैं वक्त पर वहाँ पहुँच पाऊँगा। ध्रुव अपने अनोखे शॉर्टकट से राजनगर तट से एक सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वह खास हिस्सा अब सुनसान नहीं था। वेलकम रोड्स, कितना माल लाए हो आज? 2000 पीस, 500 रुपये एक पीस का भाव है। मंजूर है, माल उतारो। लेकिन माल उतारने से पहले ही सन्नाटे में एक गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। कोई आ रहा है चुरू, मोटरसाइकिल आवाज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुलिस वाले होंगे। घबराता क्यों है? 2 से तो हम निपट ही लेंगे। 2 नहीं, सिर्फ एक ही होगा चुरू। ध्यान से सुन, ये एक खास मोटरसाइकिल की आवाज़ है। सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। सुपर कमीना बोल, अब जमा हुआ क्यों है? भाग यहाँ से। भागने के लिए दोनों तस्कर तैयार हुए तो, लेकिन दिल ही दिल में वे दोनों यह बात जानते थे कि वे भाग नहीं पाएंगे। पर इससे जहाज में बैठे तस्कर सावधान हो गए थे, और ग्राहक तो पिट गए, लेकिन दुकानदार भाग रहा है अब। पर मैं बगैर यह देखे इनको जान ही नहीं दूंगा कि आखिर ये बेचने क्या आए थे। AK-47 RDX या फिर कोई हीरोइन। एक्सीलेटर के पूरे घुमाव ने ध्रुव को हवा में उछाल दिया, और ठीक अपने लक्ष्य पर वह जा टकराया। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मैं तो एक मामूली इंजन मैन हूँ, स्मगलर नहीं हूँ। तो बताओ क्या लेकर आए हो इस जहाज पर? नशीली चीज़ें या विस्फोटक? दोनों में से कुछ भी नहीं। हम ये लेकर आए थे मछलियाँ। मछलियों की तस्करियाँ? हाँ, पर ये मछलियाँ मामूली नहीं हैं। ये पिराना मछलियाँ हैं, ज़्यादातर दक्षिणी अफ्रीका के समुद्रों में मिलती हैं। ये खून की गंध से आकर्षित होती हैं और वैसे जितने बड़े प्राणी के मांस को कुछ ही मिनटों में चट कर सकती हैं। आजकल अपराध जगत में इनकी मांग बहुत बढ़ रही है। माफिया गैंग इनका इस्तेमाल अपने शिकारियों की लाशों को चट करवाने में कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का कानून तब तक किसी हत्या को साबित नहीं कर सकता जब तक लाश न मिले। और लाश मिलेगी कैसे? जब मांस को तो पिराना चट कर जाए और हड्डियों का चूरा बना दिया जाए। उस राजनगर में कई लापता व्यक्तियों के न मिलने का एक कारण यह भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको सरकारी गवाह बनाकर सजा से बचा लूँगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा साहब। वेरी गुड, अब जहाज को किनारे ले चलो। और यह क्या, तुम्हारा कोई आदमी है क्या? हमारा आदमी नहीं है, पर यह तो पानी पर चल रहा है, कुछ गड़बड़ है। जहाज को इसके पास ले चलो, पर इसको रोकने की कोशिश करो। विजर का ध्यान जहाज की तरफ नहीं था। यहाँ तक आने में मैं काफ़ी तंत्र शक्ति खर्च चुका हूँ। अब जमीन पर बिना तंत्र शक्तियों के काम नहीं चलेगा। तट पर एक गाड़ी खड़ी दिख रही है। इसको कब्जे में लेकर इसके जरिए ही जमीन को पार करके बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा जाएगा, और फिर विशाला की गुफा तक पहुंचना मामूली काम है। फिलहाल तो विश्व के लिए अरब सागर को पार करना ही मुश्किल होने वाला था। अरे यह क्या, यह जलियान मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मेरे रास्ते से हट जा लड़के, अपनी आयु की रेखा को बीच में ही क्यों काट देना चाहता है? हट जाऊंगा, लेकिन यह जानने के बाद कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? मेरे बाएं हाथ में क्या है, यह जानने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है लड़के, क्योंकि मेरे दाएं हाथ में तेरी मौत है। उफ, यह तो कोई तांत्रिक लगता है, और अपने मंत्र दंड से यह मुझ पर घातक वार कर रहा है। अब मैं इस जलियान को ही
तोड़। अरे यह क्या हो, मैं मूर्खता कर रहा हूँ। अगर मैं इस जलयान को अपने कब्जे में ले लूँ तो मैं इसके द्वारा ही अंडमान द्वीप तक पहुँच सकता हूँ, और ऐसा करने में मैं भूमि पर आने वाली रुकावटों से भी बच जाऊंगा। अभी इस लड़के को मैं ख़त्म कर देता हूँ। वैसे भी मेरे पास अब बहुत सी तंत्र शक्तियाँ बची हैं। इस जलयान को हथियाने से मैं और तंत्र शक्तियाँ खर्च करने से बच जाऊंगा। ध्रुव को विषधर की शक्तियों का अंदाजा नहीं था, और जब तक उसको यह अंदाजा लग पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओह, यह तो सचमुच में तंत्र शक्ति से वार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ वर्षों पहले चंडकाल ने मुझ पर किए थे और मैंने उसके मंत्रदंड को उसके हाथ से गिरा कर ही उस पर काबू पाया था। इन तांत्रिक महाशय पर भी वही तरकीब आजमानी पड़ेगी मुझे। विषधर के तांत्रिक वार से टूटे लकड़ी के टुकड़े ने विषधर को अपना मंत्रदंड गिराने पर मजबूर कर दिया था, और अगले ही पल मंत्रदंड समुद्र में जा गिरा था। ध्रुव की इस अप्रत्याशी हरकत ने विषधर को क्रोध में डाल दिया था। तूने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया, मेरे शरीर को घायल करके मेरा लहू बहाया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख, तांत्रिक विषधर की शक्तियों को आंखें फाड़ कर तू देख, क्योंकि अब तेरी आंखें कभी बंद नहीं हुई। खुली आंखें लेके मरेगा तू। उफ, ये रस्सियाँ तो मेरे बदन पर कसती जा रही हैं। मेरा दम घुट रहा है, और तंत्र शक्ति से युक्त इन मामूली बंधनों को मैं तोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। अगर कुछ ही पलों के अंदर कोई रास्ता ना सूझा तो ये मछलियाँ शायद मेरी मदद कर सकती हैं। ध्रुव ने पहले तो अपने आज़ाद पैर की मदद से पिराना मछलियों से भरे दोनों कैंटरों को समुद्र में पलट दिया, और फिर विषधर को कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव के सिर की एक जोरदार टक्कर से विषधर पानी के अंदर था, पिराना मछलियों के बीच, और जो उसकी कलाई के बहते खून की गंध से आकर्षित होकर उसका मांस नोच खाने को बेताब हो रही थी। विषधर तड़प उठा। उसे अपनी पूरी तंत्र शक्ति को पिराना के हमले से बचाने में झोंक दिया, और ध्रुव को बंधनों वाली रस्सियों में से तांत्रिक असर खत्म हो गया, और अब ध्रुव के लिए उनको तोड़ पाना मामूली सी बात थी। इसकी तंत्र शक्ति का संपर्क इन बंधनों से टूट गया है। वैसे तो मैं किसी भी इंसान को पिराना मछलियों के बीच ना फेंकता, लेकिन यह एक तांत्रिक है। पिराना इसका घायल तो कर सकती है, पर जान से नहीं मार सकती। ठीक वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। ध्रुव की सोच एकदम सही थी, और इन मछलियों ने तो कुछ ही पलों में मेरे शरीर को क्षत विक्षत कर डाला है। अब मुझे इनको एक साथ खत्म करने के लिए अपनी बची खुची तंत्र शक्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा। तंत्र ऊर्जा के एक झटके ने पिराना मछलियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन विषधर को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा पहला काम इस स्टिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है, इसलिए मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा, क्योंकि इस वक्त मैं किसी का भी सामना करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने इस लड़के को एक मामूली मानव समझा था, पर उसने मेरा मंत्रदंड समुद्र में फेंक दिया, मुझे बची कुछ ऊर्जा को खर्च करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। अब तक मेरे तांत्रिक बाजू बंधन उस लड़के के प्राण निकाल चुके होंगे। अरे यह क्या, अब समझा। जब पिराना मछलियों पर मैं तांत्रिक शक्ति का प्रयोग कर रहा था तो इन बंधनों से मेरा संपर्क टूट गया था। शायद इस लड़के ने मुझे पिराना के बीच में इसलिए गिरा दिया था। इसका दिमाग तो खतरनाक सूप से तेज है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर निकल जाना चाहिए। अरे अरे, यह भाग रहा है। इंजन मैन, जहाज को इसके पीछे ले चलो। अरे, इंजन रूम तो खाली है लगता है। वह इंजन मैन मौका देखकर भाग निकला है। खैर, मेरे पास और भी तरीके हैं। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर तेज गति से भागते इस तांत्रिक को पकड़ने के ध्रुव के गोल ओठों से एक खास तरह की सीटी उभरी, और लगभग तुरंत ही उसके जवाब में एक डॉल्फिन समुद्र की सतह पर उभर आई। स्वागत है दोस्त। अब ध्रुव के पास तेज गति से चलने वाला एक समुद्री महान मौजूद था। ध्रुव को विषधर तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। डॉल्फिन की एक जोरदार टक्कर से विषधर तो हवा में उछल ही गया, साथ ही साथ अमर सफ्टिक भी उसके हाथों से छूटकर राजनगर तट से लगी चट्टानों के बीच में गिरकर गुम हो गया था। सफ्टिक के साथ साथ विषधर के भी होश गुम हो गए थे। यह क्या हुआ? इन चट्टानों के बीच में से तो मैं सफ्टिक को कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरी तंत्र शक्तियां पूरे जोर पर होती तो शायद मैं सफ्टिक को ढूंढ भी लेता, लेकिन अब तो यह काम असंभव लगता है। देवी विशाला इस गलती के लिए मुझे जान से मार डालेगी। अब तो एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, और वही है कि मैं अपनी बची कुची तंत्र शक्ति को प्रयोग में लाकर यहाँ से अदृश्य हो जाऊँ, फिर छिपने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढूं। अरे यह क्या, यह तो गायब हो रहा है। आखिर यह सब चक्कर क्या था? कौन था यह विषधर, और यह उस चमकती मणि को लेकर कहाँ जा रहा था? खैर, हवा में सिर मारने के लिए कोई फायदा नहीं है। अभी तो इन स्मगलरों को पुलिस के हवाले कर दूं, फिर इस घटना पर विचार करूंगा। इस घटना पर विचार नागद्वीप में चल रहा था। हमारी शक्तियां फिर से संयुक्त रूप बनाने में वह होकर क्षीण हो गई हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को यह नहीं बता पा रहा हूँ कि वह अमर
स्फटिक इस समय पृथ्वी के किस बिंदु पर है? मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वह स्फटिक किस जगह के आसपास मिलेगा। वह अमर स्फटिक तुम इच्छाधारी नागों के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इतना आवश्यक है कि अगर उसको 2 दिनों के अंदर अंदर लाकर मेरी गुफा में प्रतिस्थापित न कर दिया गया तो शायद तुम में से एक भी नाग जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उसके कारण ही तुम इच्छाधारी नाग सैकड़ों वर्षों की आयु तक जीवित रहते हो। इस कारण से यह जरूरी है कि तुम सारे नाग उस इलाके की तरफ रवाना हो जाओ जहां पर वह मिलने की संभावना, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ 2 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़े इलाके का चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा। और तुम सभी नागों के एक साथ जाने का दूसरा कारण यह भी है कि कहीं स्फटिक पाने के लिए तुम लोगों की विशाला से मुठभेड़ हो गई तो उसको हराने के लिए समस्त नागों को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। विशाला से ही मुठभेड़ ने मुझे इतना शक्ति विहीन कर दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। अब तुम सब लोग जाने की तैयारी करो, मैं यहीं पर रहकर उस बेहोश अंधेवीर का इलाज भी करूँगा और तुम लोगों की प्रतीक्षा भी करूँगा। लगभग इसी वक्त नागराज अपने दिमाग में उमड़ते सवालों को जवाब पाने के लिए नागद्वीप की तरफ बढ़ रहा था। मेरी जल सर्पों से बनी इस अनोखी सर्प नौका मुझे यहाँ थोड़ी देर में ही नागद्वीप तक पहुँचा देगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि नागद्वीप में मेरा प्रवेश निषिद्ध करने के बावजूद भी महात्मा कालदीप ने मुझे याद क्यों किया था। नागद्वीप वैसे तो नागराज को अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, परंतु वहां तक पहुंच पाना नागराज की किस्मत में नहीं था। अरे यह क्या हो रहा है? नौका टूट रही है, मेरे नाग तड़प रहे हैं, पर क्यों? शीघ्र ही नागराज पानी में डुबकी लगाते ही नागराज को जवाब मिल गया। ओह, पानी का स्पर्श होते ही मेरे शरीर में तेज जलन होने लगी है। मुझे पानी से तुरंत बाहर निकलना होगा। शीघ्र ही नागराज पानी से बाहर निकल आया। यह क्या चक्कर है? समुद्र का पानी जलन क्यों दे रहा है? मेरे विष के कारण नागराज, तुमको रोकने के लिए यहाँ के जल में मुझे अपना विष मिलाना पड़ा है। विष मिलाना पड़ा, पर क्यों? और तुम कौन हो? वैसे तो मेरे गुलाम मुझे देवी विशाला कहते हैं, पर तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो नागराज। मैं यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारे यहाँ पर आने से यह स्पष्ट हो गया है कि विश्वास तुमसे टकराकर अपने प्राण खो बैठा है। उफ, यानी विषपूत के हत्यारे विश्वास को तुमने ही भेजा था। अब तो महात्मा कालदूत ने मुझे संदेश तुम्हारे बारे में ही भेजा होगा। वह संदेश तो किसी और संबंध में था। खैर, अब उस बारे में बात करने से क्या फायदा, क्योंकि अब तो तेरा इस दुनिया से विदाई का समय आ गया है। मेरी बात सच हो सकती है विशाला, पर अगर मैं विश्वासों से न टकराया होता तब विश्वास के जरिए मुझे तो विपरीत विष शक्तियों का आभास हो चुका है। लेकिन मुझे नागराज की शक्तियों का अंदाजा नहीं है विशाला। नागराज अकेला मानव नहीं है, बल्कि एक पूरी सर्प सेना। देखते हैं कि तुम अपने विपरीत विष से मेरे कितने नागों को रोक सकती है। नागराज ने अपनी कलाइयों से सैकड़ों विषधरों को एक साथ विशाला की तरफ छोड़ा। यह तो सच है कि मैं इन सारे नागों को रोक नहीं पाऊंगी। कुछ नाग मुझे काटने में जरूर सफल हो जाएंगे और इनके काटने से मेरे शरीर का थोड़ा सा विष पानी बन जाएगा, क्योंकि इनमें से भी मेरे विष का विपरीत विष मौजूद है। इसलिए मैं तेरे नागों को कहीं और पहुंचाने का इंतजाम कर देती हूँ। इस विषय का एनाकोंडा के पेट में पहले तो यह विशाल अजगर तेरे सांपों को खींचकर इनको अपना भोजन बनाएगा और फिर तुझको भी अपने पेट में डाल लेगा। उफ, इस अजगर की तो पकड़ वाकई बहुत मजबूत है। ऐसे तो यह कुछ ही पलों में मेरी हड्डियों का सूरमा बना डालेगा। इसकी जकड़ से जल्दी ही बाहर निकलना होगा, पर कैसे? मेरी शारीरिक शक्ति तो इन दैत्य के सामने बेकार है और इसके विशाल का शरीर में इतना नेगेटिव विष भरा होगा कि मेरा विष दंत भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब शायद ये चट्टान ही मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती है। नागराज एनाकोंडा के भारी भरकम शरीर को लिए हुए चट्टानों की तरफ आ गिरा और एक नोकीली चट्टान अजगर के शरीर में पेवस्त हो गई थी। अगले ही पल नागराज ने एनाकोंडा के शरीर को चट्टान पर खींच दिया और चट्टान का नोकीला सिरा तलवार की तरह अजगर के शरीर को चीरता चला गया। ये रहा तुम्हारा प्यादा विशाला, जो नागराज को अपने मुंह में दबोचने चला था पर खुद ही मौत के मुंह में चला गया है। तेरी क्षमता वाकई प्रशंसा के योग्य है नागराज, लेकिन फिर भी मेरी हाथी की शक्ति के सामने तुम मच्छर से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह तो शायद तेरी किस्मत अच्छी है कि फिलहाल मेरी तंत्र शक्तियाँ और इच्छाधारी शक्ति कालदूत की शक्तियों को निष्क्रिय करने में व्यय हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी मामूली शक्तियों को तुझको समाप्त करने में सक्षम है। ये मेरे तंत्र बुले देखने में तुझे साबुन के मामूली बुलबुलों के लगेंगे, लेकिन किसी भी चीज के स्पर्श होते ही वे विस्फोट के साथ फटते हैं। एक हथगोले जितने शक्तिशाली विस्फोट के साथ, जो तेरे चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी हैं।
यह सही कह रही है, देर सवेर कोई ना कोई तंत्र बुला मेरे शरीर को फाड़ी डालेगा। विशाला पर हमला करके इसको और तंत्र बुल बनाने से रोकना होगा, लेकिन इस पर सीधे हमला कर पाना संभव है, इसलिए इस पर दूसरी तरह से हमला करना होगा। नागराज की एक जोरदार टक्कर से नारियल का पेड़ बुरी तरह से हिला और नारियल का झुंड सीधे पेड़ के नीचे खड़ी विशाला की खोपड़ी की तरफ लपका और विशाला के इस झटके से उबर पाने से पहले ही नागराज एक चट्टान को उसकी तरफ लुढ़का चुका था। अब मैं तुझको काबू में करने के लिए तुझ पर अपना विष दंश का प्रयोग करूंगा, जो आम इंसान या पशु के शरीर को गला देते हैं। तुझ पर भी इसका कुछ तो जरूर असर होगा। विशाला पर नागराज की तेज जहर का असर तुरंत ही हुआ। उफ, तेरा विष तो कालदूत की विष से भी तेज है। मुझ पर नशासा छा रहा है। किसी भी नाग या मानव के अंदर इतना तेज जहर पैदा हो पाना संभव नहीं है। यह जरूर किसी देव का विष है, इसलिए अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगी, तुझे जनबंदी बनाकर रखूंगी, ताकि इस नागद्वीप के इच्छाधारी नागों को समाप्त करने के बाद मैं गरुड़कंड की आराधना करूं तो उसमें तेरी बलि चढ़ाऊं। मुझको समाप्त कर पाना तो शायद तेरे लिए संभव है विशाला, परंतु मुझे बंदी बनाकर तू रख सकती है, और ना ही तेरा कोई शस्त्र मेरा अस्त्र ना सही, लेकिन कामदूत का शस्त्र तो तुझे बंदी बना सकता है ना नागराज। काल सर्पी जा, काल सर्पी तेरे पास। हाँ, कालदूत से युद्ध के दौरान यह मेरे विष से गलकर 2 टुकड़ों में टूटने के बाद मृत हो गई थी। इसको दोबारा जीवन मैंने दिया, इसलिए इसकी शक्तियां चाहे पहले जैसी हों, लेकिन अब यह मेरी गुलाम है और तुम्हारी दुश्मन है। ये किसी भ्रम में मत रहना विशाला। नागराज के पास ऐसे हथियार है जो काल सर्पी को भी काट सकते हैं। मैं जानती हूँ वे हथियार तेरे शरीर में वास करने वाले विभिन्न प्रकार के सर्प हैं, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी कि तेरे शरीर के सर्प तेरे शरीर के बाहर ही ना निकल पाए। मैं तेरे पूरे शरीर पर अपने विपरीत विष का लेप कर दूंगी। अब तेरे शरीर से जो भी सर्प बाहर आने की कोशिश करेगा वह सूक्ष्म रूप में होने के कारण गल कर मर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे कहीं और जाना है और तुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्द ही वापस आऊँगी। नागराज फिलहाल तो नागद्वीप के पास चट्टानों के ढेर पर उगे नारियलों के पेड़ से बंधा था, लेकिन जल्द ही राजनगर में होने वाले एक अजीबोगरीब घटनाक्रम में शामिल होने वाला था। उफ, अब और नहीं भाग सकता हूँ मैं। अब मुझे इस शैतान का सामना करना ही। उफ, तेरे गुनाहों का रास्ता यहाँ पर खत्म होता है कीड़े, और तेरे पापों की सजा का सफर यहीं से शुरू होता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, यह मेरा आखिरी कत्ल था। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, छोड़ दो मुझे। यह सही कह रहा है ध्रुव, छोड़ दो इसे। कौन? नागराज, तुम यहाँ पर? हाँ सुपर पांडव ध्रुव, मैं महानगर पुलिस की हिरासत से भागी इस अपराधी का पीछा करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसको एक खून के जुर्म में महानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसलिए इस पर पहला हक महानगर पुलिस का है और उन्होंने इसको वापस लाने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। इसको मेरे हवाले कर दो। यह मैं कैसे कर सकता हूँ नागराज? मैंने इसको खून करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस के हवाले कर दूंगा और वहाँ से आवश्यक खाना पूर्ति हो जाने के बाद तुम इसको ले जा सकते हो। तुम यह बात को समझ नहीं रहे हो ध्रुव। इस अपराधी को आज सुबह 9 बजे तक अदालत के सामने पेश करना जरूरी है, वरना कानूनी अड़चनों की वजह से यह छूट जाएगा और फिर इस पर केस दायर नहीं किया जा सकेगा। अगर मैं इसको राजनगर पुलिस थाने से ले जाने के चक्कर में रहा तो किसी भी वक्त पर महानगर नहीं पहुंच पाऊंगा। सॉरी नागराज, यह तुम्हारी समस्या है। मैं इस अपराधी की रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर इसको जाने नहीं दे सकता हूँ। तो फिर अपनी समस्या से भी निपट लो ध्रुव, जो मेरी कलाई से निकल रहे हैं। सांप, ओह सांप सांप, उफ, ये मैं क्या सपना देख रहा था? बड़ा अजीब सा सपना था नागराज, और मैं ऐसी बात पर झगड़ भी नहीं सकते हैं। शायद कल रात समुद्र में उस तांत्रिक से हुए टकराव ने मेरे मस्तिष्क पर बहुत असर डाला है। ना जाने क्यों वह तांत्रिक बार बार मुझे नाग होने का आभास दे रहा था, नागराज जैसे इच्छाधारी नाग। लेकिन इस सपने ने एक ऐसे दृश्य को मुझे दिखा दिया जिसके बारे में मुझे पहले कभी नहीं सोचना था। भविष्य में अगर कभी मेरा और नागराज का टकराव भी हो गया तो मैं नागराज की शक्तियों का सामना कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसी स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उसके लिए मुझे खुद कुछ तैयारियां करनी होगी। ध्रुव की छठी इंद्रिया संकेत तो सही दे रही थी, लेकिन वह वक्त अभी थोड़ा दूर था, लगभग 17-18 घंटे दूर। अरे यह क्या हो रहा है? नागद्वीप के सारे नाग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? काल सर्पी मेरे गले को दबाया जा रहा है। मैं चिल्लाकर आवाज़ तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मानसिक संपर्क करके नागों को यहाँ पर बुला तो सकता हूँ। मैं अब इनसे मानसिक संपर्क चाहता हूँ। अरे मैं मानसिक संकेत नहीं भेज पा रहा हूँ।
कालसर्पी मुझे मानसिक संकेत भेजने से भी रोक रही है। मैं अब तक इस बंधन से छूटने की हर संभव कोशिश कर चुका हूँ, पर यह कालसर्पी ना तो मुझे विष पुकार छोड़कर अपने शरीर पर पुते विषैला के विष को निष्क्रिय करने दे रही है और न ही मुझे सर्प रूप में बदलने दे रही है। मेरी शारीरिक शक्ति भी इसे तोड़ने में विफल हो रही है। अब जब तक कोई रास्ता नहीं सूझता तब तक मैं यहीं पर बंधे रहने पर विवश हूँ। इधर नागराज विवश था और पास में ही उसकी जिंदगी के एक ढके छुपे रहस्य पर से पर्दा उठना जा रहा था। अरे यह मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो समुद्र में था। एक दुष्ट तांत्रिक के वार ने मुझे मूर्छित कर दिया था। और तो आप होश में आ गए हैं वृद्धवर, और आपकी बातों से स्पष्ट है कि आपकी स्मृति भी वापस आ गई है। वैसे तो यह गुप्त स्थान है, परंतु मैं आपको यह बताने में कोई नुकसान नहीं समझता कि इस वक्त आप नागद्वीप पर हैं, इच्छाधारी नागों का गुप्त आवास द्वीप। और हमें आपसे इस बात के लिए क्षमा भी मांगनी है कि आप पर हमला करने वाला दुष्ट तांत्रिक भी हमारे नागद्वीप का ही एक इच्छाधारी नाग है। मैं कालदूत हूँ, इस नागद्वीप का मुखिया। मान सकते हैं आप मुझको, परंतु यहाँ तक आने को आपका क्या अभिप्राय था? यह तो मैं आपको बताऊंगा ही मान्यवर। मैं वेदाचारी है, अंधा अवश्य हूँ, परंतु मेरे अंदर दूसरों के शरीर तरंगों को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता है। और आपकी शारीरिक तरंगें मुझे इस बात का आभास दे रही हैं कि आप थोड़े विचलित भी हैं और घायल भी हैं। साथ ही साथ यहाँ कहीं भी आसपास से मुझे और किसी प्राणी के शरीर की तरंगों का आभास नहीं हो रहा है। अभी आपने बताया कि आप मुखिया हैं, यानी इस द्वीप पर कई प्राणी वास करते हैं। वे सब कहाँ हैं? आप घायल क्यों हैं? अगर उचित समझे तो मुझे बताएं। महात्मा कालदूत यह तुरंत समझ गए कि अपनी याददाश्त वापस आते ही वेदाचारी के मस्तिष्क से बीच की सारी यादें मिट चुकी हैं। विषैला से कालदूत के टकराव की याद भी उन्होंने वेदाचार्य को सारा घटनाक्रम समझा दिया। और सारे नाग उस वस्तु की तलाश में गए हैं जिसे विषैला यहाँ से उठा ले गई है। ओह, तुरंत ये आपकी चिंता का कारण तो नहीं हो सकता है? नहीं वेदाचार्य, हमारी चिंता दूसरे कारण से है। हम इस वक्त द्वीप पर अकेले हैं और हमारी शक्तियाँ क्षीण हैं। अगर कहीं विषैला आ गई तो हम अकेले नागद्वीप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ओह, तब तो मेरे पास आपकी चिंता का समाधान है। मैंने अपने समय में कई तिलिस्मों की रचना की है मान्यवर। मैं इस द्वीप को अपने तंत्रों द्वारा इस प्रकार से सुरक्षित कर सकता हूँ कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ इस द्वीप में घुस ना सके। विषैला भी चूंकि बाहर की ही प्राणी है, इसलिए तब तक भी वह इस द्वीप में नहीं घुस पाएगी। शायद देवताओं ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है मान्यवर। अगर आप ऐसा कर सके तो नागद्वीप सबसे सचमुच सुरक्षित हो जाएगा। आप चाहें तो अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। वेदाचार्य ने नागद्वीप को सुरक्षित करने का काम शुरू कर दिया था और अब उनका काम समाप्त हुआ तो रात का धुंधला धीरे धीरे गहराने लगा था। नागद्वीप तो सुरक्षित हो गया था, लेकिन राजनगर के लिए आज कहर की रात थी। इच्छाधारी नागों की टोली राजनगर में जो आ पहुंची थी और राजनगर का चप्पा चप्पा छान कर अमर सफ्टिक को ढूंढने के लिए सोता हुआ राजनगर चौंक उठा था। एक अजीबोगरीब वाकया करवे रोड पर हो रहा है। मंत्री निवास में घुसे एक सांप को पकड़ने की जब कोशिश की गई तो वह आधा मानव और आधे सांप में बदल गया था। वह वहां पर तोड़फोड़ कर रहा है। एरिया की सभी जिप्सी जीपें वहां पर भेजो। तन पर स्पेशल लोकल बुलेटिन प्रसारित होने लगे। अब तक 16 स्थानों से ऐसे अजीब सांपों के देखे जाने के समाचार आए हैं, लेकिन हर मिनट नए स्थानों से भी ऐसी ही सूचनाएं आ रही हैं। रात की गश्त पर निकले सुपर कमांडो ध्रुव की मोटरसाइकिल में लगा पुलिस बैंड ट्रांसमीटर पर हर सूचना को ध्रुव तक पहुंचा रहा था। अचानक यह क्या होने लगा? इतने सारे सर्प मानव राजनगर में कहां से आ गए? मुझे नागराज की मदद लेनी होगी। भारती के जरिए नागराज पर यहाँ तक बुलाया जा सकता है, लेकिन ध्रुव को भारती से कोई मदद नहीं मिली। मैं भी नागराज को ही ढूंढ रही हूँ ध्रुव, लेकिन कल शाम से उसका कोई पता नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, वह जहाँ पर भी होगा इस सूचना को तुरंत सुनकर राजनगर तुरंत पहुँचेगा वह। यह नागराज इस मुसीबत के समय में कहाँ गायब हो गया है? 5 खतरनाक नाग मिलिट्री बेस के आसपास तोड़फोड़ मचा रहे हैं। सभी पुलिसमैन इन्होंने मिलिट्री तक को नहीं छोड़ा है। मुझे तुरंत मिलिट्री बेस पहुंचना होगा।